बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो यूनिट 3 का सेशन 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रचार की तकनीकें यूज़ करते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और ये प्रचार की जो तकनीकें हैं ये किस काम आती हैं, क्या फ़ायदा इनका है। तो पहले एक वर्ड इसमें देखो लिखा हुआ है सेल्स प्रमोशन। इस वर्ड का मीनिंग समझिए। सेल यानी बिक्री, प्रमोशन यानी प्रचार, यानी ऐसी वो सभी एक्टिविटीज़ जो आपकी बिक्री को बढ़ावा दे, जो आपकी बिक्री बढ़ाने के लिए जो प्रचार किया जाता है वह सेल्स प्रमोशन कहलाता है। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जिसको हम नॉन पर्सनल और पर्सनल के फॉर्म में बांट सकते हैं। एक नॉन पर्सनल है, एक आप करेंगे पर्सनल। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, यानी कि यदि आप किसी भी चीज़ का प्रचार उस पर्सन के को डायरेक्टली कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो पर्सनल व्यक्तिगत प्रचार आप कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर वह प्रचार में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, अन्य ऐसे माध्यम से अगर करता हूँ तो वो नॉन पर्सनल हो जाते हैं। नॉन पर्सनल इसलिए क्योंकि गैर व्यक्तिगत, यानी कि बिना व्यक्तिगत के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कई तरीके के हो सकते हैं। सेल्स प्रमोशन बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर जान सकें कि आपकी पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या ऑफ़र्स हैं, आप क्या फ़ीचर्स प्रोडक्ट्स के दे रहे हैं। अगर सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसके बारे में कैसे जान पाएगा? सिर्फ इन्हीं तकनीकों की वजह से, इन्हीं सेल्स प्रमोशन की वजह से जो कस्टमर हैं आपके नए प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन पढ़ते हैं, जिसका मतलब है क्या उद्देश्य हैं सेल्स प्रमोशन के। यानी कि हम अगर सेल्स का प्रचार करते हैं तो उसके क्या हमारे उद्देश्य होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला है स्टिमुलेट, यानी बढ़ावा देता है इंक्वायरीज़ को कस्टमर द्वारा। जैसे सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, मैंने उसका प्रचार किया, मैंने अपनी कई तकनीकों से उसका प्रचार किया, तो कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट के बारे में सुनेगा तो एक बार रिटेलर से जाके पूछेगा ज़रूर कि भाई एक प्रोडक्ट आया था, ये क्या काम का है, क्या फ़ायदे हैं इसके, कितने का है, फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो ये इंक्वायरी होती है, मतलब पूछताछ करना। लोग इंक्वायरी करेंगे तो भी सब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इंक्वायरी आई थी इसकी, तो हमारा जो सेल्स प्रमोशन है वो सही काम कर रहा है। हम जो प्रचार कर रहे हैं, कस्टमर उसके बारे में पूछ के जा रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर बोला है इंक्रीज़ प्रोडक्ट ट्रायल्स, यानी कि इंक्रीज़ प्रोडक्ट ट्रायल। जब वो इंक्वायरी करेंगे, रिटेलर उनको जानकारी देगा कि ये प्रोडक्ट है, उनको पसंद आएगा तो वो एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। कहते हैं अच्छा चलो दे दो, मैं देखता हूँ कैसा है। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट की ट्रायल लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया, ट्राई कर रहे हैं वो कि एक बार लेके देखते हैं, पसंद आया तो दोबारा ख़रीदेंगे, फिर रीपरचेज़ हो जाएगी, है ना। तो प्रोडक्ट के ट्रायल्स भी ये सेल्स प्रमोशन इम्प्रूव करता है। अगर वो सेल्स प्रमोशन नहीं करते उस नए प्रोडक्ट के बारे में, ना ही कोई इंक्वायरी आती, ना ही कोई कस्टमर उसके बारे में जान पाता, ना ही वो इस्तेमाल करते उसको ट्राई करने के लिए, और ना ही उनकी दोबारा से वो ख़रीदने आता, और ना ही उनकी बिक्री बढ़ती। तो देखिए कितने कितने मतलब तरीके से ये चीज़ करी जाती है कि इंक्वायरी बढ़ेगी, इंक्वायरी के बाद लोग ट्राई करने की सोचेंगे, ट्राई करेंगे, पसंद आया तो इससे क्या होगा, सेल बढ़ेगी, दोबारा खरीदेगा, है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे यही बात लिखी है, इनकरेज रीपरचेज ऑफ द गुड्स। यानी जब उसने इंक्वायरी करी फर्स्ट पॉइंट पे, फिर उसने प्रोडक्ट के ट्राई करके देखा, उसको पसंद आया, तो उसने दोबारा ख़रीदा। रीपरचेज़ है ना, ये रीपरचेज़ का मतलब होता है दोबारा ख़रीदा उसने गुड्स को, जिसकी वजह से वो लॉयल कस्टमर बन गया अब उस रिटेलर का उस प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, तो देखो बिक्री ने सेल्स प्रमोशन ने क्या क्या काम किया।
अब जब सेल्स प्रमोशन होता है उसकी एक और हेल्प होती है कि रिटेलर को ये पता चल जाता है कि मैं कौन सी इन्वेंट्री ख़रीदूँ, अब कौन सी मार्केट में लोग इसके बारे में पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में तो लोग ज़रूर उसके बारे में पूछेंगे और मेरे पास वो होना ज़रूरी है। तो एक तरीके से इन्वेंट्री यानी स्टॉक बिल्ड करता है, हेल्प करता है रिटेलर को क्रिएट करने में कि मैं कौन सा स्टॉक लेकर आऊँ। ठीक है, ये 5th पॉइंट छोड़ देना, बस ये 4 पॉइंट ध्यान रखो। तो सबसे पहला है इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी उसकी वो लोग पूछेंगे, इंक्वायरी होगी तो वो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट को, एक बार ट्राई। ठीक है, प्रोडक्ट को ट्राई किया, पसंद आया तो रीपरचेज, नहीं पसंद आया तो नहीं खरीदेंगे, है ना। समझ में आ गया, ये सीरीज़ होती है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, यानी सेल्स प्रमोशन के क्या उद्देश्य हैं, हम सेल्स प्रमोशन सेल्स को प्रचार क्यों करवाते हैं, ताकि उससे इंक्वायरी से ट्रायल, ट्रायल से रीपरचेज। एक चीज़ और देख लो, इससे हमारी सेल भी बढ़ती है। ये सभी चीज़ हो रही तो अल्टीमेटली हमारी सेल को बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल्स प्रमोशन टेक्निक, यानी अब जो अभी तक हम सेल्स प्रमोशन बात कर रहे थे, तो वो टेक्निक्स आखिर हैं क्या, पता तो चले क्या क्या टेक्निक्स होती हैं हमारी सेल्स प्रमोशन की। तो ये 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम एक वेंडर ओरिजिनेटेड और एक रिटेलर ओरिजिनेटेड का यहाँ पे मीनिंग है द्वारा दी गई, यानी कि ओरिजिनेट का मतलब होता है वैसे तो पैदा करना, उत्पन्न करना। तो ये इसको ऐसे समझो, रिटेलर द्वारा दी गई और ये वेंडर द्वारा दी गई। अब वेंडर कौन होते हैं आपके, या तो प्रोड्यूसर हो सकते हैं। वेंडर का मतलब होता है जहाँ से आप सामान लेते हैं, तो ये वेंडर हमारे लिए भी हो सकते हैं कि जहाँ से हमने सामान लिया वो हमारा वेंडर है। बेसिकली ये रिटेलर और होल सेलर के बीच की टर्म्स हैं। रिटेलर का वेंडर हो गया आपका होल सेलर, या रिटेलर का वेंडर हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली होल सेलर का वेंडर है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जिससे वो सामान लेता है। तो कई बार जब आप रिटेल शॉप में जाते हैं तो कई ऐसे प्रचार के तरीके आप देखने को मिलेंगे। अब उनको किन किन रूपों में डिवाइड किया गया है वो हम आज पढ़ेंगे। आपने वो देखे भी होंगे, देखना किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। कई ऐसे प्रचार होते हैं जो ऊपर वेंडर से ही, मैन्युफैक्चरर से के द्वारा ही प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं। वो रिटेलर, उनका उसमें कोई हाथ नहीं होता, वो एज इट इज़ वैसे ही कस्टमर को बिक जाती हैं। और कई वेंडर की ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो वेंडर कस्टमर तक के लिए नहीं देता है, वो सिर्फ अपने रिटेलर्स तक के लिए रख देता है। जैसे कि अभी मैं आपको इसको डिटेल में आगे बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले वेंडर टेक्निक्स देख लेते हैं। वेंडर जो रिटेलर को दे रहा है, ठीक है, ये वो टेक्निक है जो रिटेलर और प्लस कस्टमर को मिलेगी। इससे फ़ायदे, मतलब इस प्रचार को रिटेलर और कस्टमर के लिए, और ये वाला जो प्रचार है ये आपका सिर्फ कस्टमर के लिए है। ठीक है, ये प्रचार सिर्फ कस्टमर के लिए किया जाता है। समझ में आया? देखते हैं इसमें हम इन स्टोर एक्टिविटीज़ है आपकी। ये जो इन स्टोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ जो स्टोर के अंदर की जाएं, जैसे गिफ्ट वाउचर देना, सैंपल देना, कूपन देना। तो ये कई बार तो ऊपर से वेंडर ही करता है कि जैसे सपोज़ मैंने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, मैं रिटेलर की शॉप में उसको रखवा दूंगा, रिटेलर को कहूँगा कि आप ये सैंपल मेरे कस्टमर्स तक कस्टमर्स को देना और उनको मतलब ट्राई करवाना कि इनको सही लगे या नहीं लगे, या ये कूपन मैं आपको देता हूँ, अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट वो ख़रीदता है तो ये आप कूपन्स उनको देना, या ये गिफ्ट आइटम उनको इस प्रोडक्ट पे ज़रूर दे देना। तो ये ऐसी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये इन स्टोर एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये आती कहाँ से, डायरेक्ट कहाँ से बनी है, ये वेंडर द्वारा। ठीक है, तो ये वेंडर ओरिजिनेटेड है, ऊपर से ही मैन्युफैक्चरर से ही वो जो सेल्स प्रमोशन प्रचार के तरीके हैं वही आते हैं। ठीक है, देखो एक प्रचार तो हमने देख लिया मीडिया वाला, ठीक है, जो न्यूज़पेपर और टीवी रेडियो से आता है। एक नॉन मीडिया, ये सारी नॉन मीडिया टेक्निक है, इसमें कहीं पे भी कोई टेलीविज़न, कोई प्रिंट मीडिया, कहीं कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ना न्यूज़पेपर ना टीवी। ये नॉन मीडिया टेक्निक्स हैं। ये पर्सनल हो सकती है क्योंकि व्यक्तिगत पर्सन खुद जाके उनको देख रहा है, लेकिन ये नॉन मीडिया टेक्निक है, इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो वेंडर ने ऊपर से ही कुछ ऑफ़र्स, कुछ सेल प्रमोशन टेक्निक्स दी थी। सपोज़ डिस्काउंट हो गया,
या कोई गेम हो गया या कुछ भी ऐसी कोई टेक्निक जो स्टोर के अंदर उपलब्ध हो वेंडर द्वारा कस्टमर्स के लिए, तो वो जो सेल्स प्रमोशन है वो इसके अंदर है। सेल्स प्रमोशन, अच्छा हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वाउचर दे रहे हैं, कोई कूपन दे रहे हैं, सैम्पल दे रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार के तरीके हैं। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। कई बार ऐसा होता है, देखो इन स्टोर एक्टिविटी में मैं आपको एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे पैक डिज़ाइन में बताऊँगी एक नया पॉइंट आपको। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले में, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले मतलब कैश काउंटर के पास में आपने कभी देखा होगा छोटे से रैक्स लगे रहते हैं, उसमें चॉकलेट्स, स्टेशनरी का आइटम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार ये वेंडर ऊपर से देता है कि ये मेरा नया प्रोडक्ट है, ये आप अपने पास पीओएस के सामने लगा देना, पीओएस के बगल में लगा देना, एज इट इज़ मैं आपको रैक भी दे रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स भी दे रहा हूँ, और ये आगे कस्टमर को खुद बिक जाएंगे, कस्टमर खुद उठा लेगा। तो ये होता है पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, जो ऊपर से ही वेंडर ने ही जनरेट कर रखा है, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो सिर्फ वो अपना सामान उठा के वहाँ पे रख देता है, और कस्टमर आता है, उसको देखता है, उसको प्रचार होता है और वो उसको ख़रीद लेता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले इसको बोलते हैं। तो ये भी वेंडर द्वारा दिया जाता है, ऊपर से सप्लायर द्वारा ऐसा ही ये प्रचार की तकनीक आती है कि आप ये बस यहाँ रख देना, इसमें रिटेलर का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड इंसेंटिव। ये रिटेलर्स के लिए होता है ट्रेड इंसेंटिव, सिर्फ ये वो इंसेंटिव्स हैं जो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाते। सपोज़ ऊपर से वेंडर ने बोला कि मैं, आप मेरे ये 100 प्रोडक्ट्स ये वाले साबुन के बिकवा दो, मैं आपको अगले 100 प्रोडक्ट्स में 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो रिटेलर तो उसको ऑन एमआरपी ही बेचेगा आगे कस्टमर तक, कस्टमर को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये ट्रेड यानी व्यापार करने का उसको कुछ फ़ायदा मिलता है, ये रिटेलर के लिए होता है। ठीक है, जो वेंडर द्वारा दिए गए हैं, वेंडर रिटेलर को कुछ ट्रेड व्यापार करने का जो कमीशन होता है कि आप मेरे ये इतने प्रोडक्ट बिकाओ, मैं इतने रुपए का आपको डिस्काउंट करूँगा, ये वो, तो ये रिटेलर के लिए होता है, इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं होता, कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। ये है नेक्स्ट डायरेक्ट प्रमोशन टू कस्टमर। और वेंडर डायरेक्टली उनको कस्टमर को प्रमोशन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो चाहे घर जा के हो, चाहे वो उनको सैंपल बांट के हो, चाहे आप रिटेल स्टोर में जाके सैंपल्स बांट रहे हो, या आप कैसे भी किसी भी माध्यम से फ्री में दे दें उनको डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे कहीं रिटेलर नहीं आया बीच में, ये डायरेक्ट वेंडर द्वारा कस्टमर्स के लिए डायरेक्ट प्रमोशन का तरीका है। चाहे एक बार ना बीच में ऐसा चला था न्यूज़पेपर में, उन्होंने क्या किया था, एक नया शैम्पू इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो कुछ स्पेसिफ़िक न्यूज़पेपर्स में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है जो ज़्यादातर लोगों पे बिकता है, उस न्यूज़पेपर में उन्होंने उस शैम्पू का एक पैक, छोटा सा पाउच लगा के डिस्ट्रीब्यूट किया था, वहीं से बनकर आया था वो न्यूज़पेपर एजेंसी से, तो उन्हीं को बोला होगा कि आप हमारे ये लगा देना, और जिसके भी घर पे जाएगा उसने वो शैम्पू देखा और खुश हुआ, अरे वाह फ्री में यूज़ करने को मिल रहा है, अच्छा लगा, तो ठीक है नेक्स्ट परचेज़ हो जाएगी। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट प्रमोशन है कि उस शैम्पू वालों ने डायरेक्टली कस्टमर तक ये सामान पहुँचाया, तो ये भी एक प्रचार का तरीका है, आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, उस समय पर मैंने ये देखा था, शैम्पू न्यूज़पेपर के अंदर वाले पेज में होता, बाहर तो कोई भी उठा ले उसको, अंदर वाले पेज में होता, बेसिकली किसी को पता नहीं होता, वो जब कोई पढ़ेगा तो ही पता चल पाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रमोशन होते हैं, जो रिटेलर बीच में कहीं नहीं आया है ना, डायरेक्टली कस्टमर तक प्रचार किया उन्होंने सैंपल देकर। नेक्स्ट है पैक डिज़ाइन। अब वेंडर ऊपर से इस तरीके की पैकिंग देता है कि वो रिटेलर को भी आकर्षित होती है, तो रिटेलर उसी पैक को रखेगा अपनी दुकान में, क्योंकि उसको पता है मेरे कस्टमर को पसंद आएगा, तो कस्टमर भी यही खरीदेगा। और कई बार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कॉम्बो देखे हैं आपने, जैसे डिटॉल साबुन का कॉम्बो आता है कि एक ले जाओगे तो 50 रुपये का पड़ेगा, 3 एक साथ का पैक, टेट्रा पैक आता है तीनों का एक साथ कॉम्बो पैक, 3 ले जाओगे तो आपको 120 के पड़ेंगे 3, यानी कि 50 रुपये से भी कम, 40 रुपये का पड़ेगा, है ना। तो ये पैक डिज़ाइन से होते हैं, ये प्रचार के तरीके कि ग्राहक जहाँ एक ले जा रहा था, 30 रुपये बचाने के चक्कर में वो अब 3 ले जाएगा, हो गई ना, उसकी बिक्री बढ़ गई ना, जहाँ वो 1 खरीद रहा था वहाँ वो 3 खरीदेगा। तो ये पैक डिज़ाइन है, ये रिटेलर नहीं करता, ये उसे ऊपर से ही ऑफ़र मिलते हैं वेंडर से कि पैक ही इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है, रिटेलर को इसमें, रिटेलर का अपना इसमें कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ पैक में ही ऐसे कर आता है। ठीक है, तो ये आगे कस्टमर को भी उसी तरीके से जाएगा कि पैक में डिज़ाइन।
इसको बोलते हैं पैक डिज़ाइन। ठीक है, कस्टमर के पास भी वो 3 ही कॉम्बो पैक जाएंगे। जहाँ वो 1 खरीदे थे वहाँ वो 3 खरीद रहा है। 30 रुपये बचाने के चक्कर में उसने हायर परचेज़ कर ली। जहाँ वो 50 रुपये खर्च करने आया था वहाँ उसने 120 रुपये खर्च करे। नेक्स्ट है हमारे रिटेलर द्वारा सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या होती है। रिटेलर द्वारा आयोजित सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो रिटेलर अपनी तरफ से अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर देगा, है ना। दूसरा है यहाँ पे विंडो डिस्प्ले कर देगा, सुंदर सुंदर विंडो डिस्प्ले कर देगा। और नेक्स्ट इन स्टोर डिस्प्ले, जो डेकोरेशन की मैं बात कर रही हूँ वो इन स्टोर डिस्प्ले में आ जाएगा। इन स्टोर डिस्प्ले का मतलब है कि स्टोर के अंदर की प्रदर्शनी को इस तरीके से लगाएगा कि उसके सामान ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दिखे, कस्टमर को कन्वीनियंट लगे और कस्टमर उस सामान को ख़रीद लें। ठीक है, तो ये सभी थे वेंडर द्वारा आयोजित और ये थे रिटेलर द्वारा आयोजित सेल्स प्रमोशन टेक्निक। जब भी वेंडर अपनी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ करता है, उसका मकसद होता है सिर्फ अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रचार करना, है ना, कि मेरा प्रोडक्ट बिके, मैं अपने लिए अपने प्रोडक्ट के लिए ये ऑफ़र दे रहा हूँ। लेकिन जब रिटेल ओरिजिनेटेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती हैं तो उसका ये मकसद नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर का सामान बिके, एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसका ये मकसद होता है कि मेरे दुकान की सबसे ज़्यादा बिक्री हो, मेरे ही दुकान की बिक्री हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट जा रहा हो वेंडर का, चाहे वो ये प्रोडक्ट जा रहा हो, ये प्रोडक्ट जा रहा हो, कोई भी प्रोडक्ट जा रहा हो, लेकिन मेरी ही दुकान की बिक्री अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे दुकान की बिक्री अच्छी होने के लिए वो एक तो विंडो डिस्प्ले करता है और एक अपने स्टोर के अंदर की डेकोरेशन, लाइटनिंग, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट वो इस तरीके से करेगा कि उसके स्टोर की सबसे ज़्यादा बिक्री हो। तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है। हाँ, वो ये ज़रूर करेगा जिसमें उसको ट्रेड इंसेंटिव मिल रहा हो रिटेलर को, वो वाले प्रोडक्ट को वो ज़्यादा प्रमोट करेगा, उसको ज़्यादा अच्छी जगह लगाएगा, उसको विंडो डिस्प्ले पे लगाएगा, ये कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग। किस तरीके से आप कस्टमर की ख़रीदारी को प्रभावित करेंगे, यानी किस तरीके से आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट ख़रीदिए ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे। ये तभी हो सकता है जब आप कस्टमर की मन की बात, उनकी नीड, उनकी टेस्ट, उनकी ज़रूरतें, उनके पसंद नापसंद इसको जान लें। तो ये कैसे जान पाएंगे, ये तभी जान पाएंगे जब आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कांटेक्ट में होंगे, रेगुलर कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, और जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी आपकी, तो ही आप उनसे ये बातें निकलवा पाएंगे आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें यही पढ़ेंगे कि कस्टमर की बाइंग को आप कैसे इन्फ्लुएंस को कैसे प्रभावित करोगे, कैसे आप उनको कहोगे कि प्रोडक्ट लेके जाओ, ये वाला अच्छा है, ये वाला नहीं है, आप ये वाला ख़रीद के देखिए। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है ना, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर यानी कि ख़रीदारी करने का बर्ताव, यानी वो किस तरीके से ख़रीदता है, कब कब ख़रीदता है, कौन से प्रोडक्ट ख़रीदता है और कितनी बार ख़रीदता है, ये सारी चीज़ें आपकी कस्टमर बाइंग में आएंगी। ठीक है, क्या ख़रीदता है, कब ख़रीदता है, ठीक है, कितनी जल्दी ख़रीदता है, कितनी फ्रीक्वेंटली ख़रीदता है, यानी कितनी जल्दी ख़रीदता है या बहुत महीने में, और कहाँ से ख़रीदता है, वेयर। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर बाइंग के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो आप कस्टमर की बाइंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको पता है कई रिसर्च हुई है, मार्केटिंग रिसर्च, कई स्टडीज़ हुई हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, यहीं पे कहीं आई हैव सीन इट, इसमें यही लिखा था कि कई रिसर्च हुई हैं कि कस्टमर की बाइंग, मतलब कस्टमर के बिहेवियर को हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो कस्टमर को मोटिवेट करती है कि आप ख़रीद लो। तो वो बेसिकली ये देखी गई कि कस्टमर बेसिकली इमोशंस और रीज़निंग इनसे जुड़े होते हैं।
इन्हीं से जुड़ी इनकी परचेज़ होती है। जैसे इमोशनल, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। इमोशन यानी आपके भाव। सपोज़ आप जॉनसन्स बेबी का नहीं, हॉर्लिक्स का ऐड लेते हैं। हॉर्लिक्स के ऐड में आप देखते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं, उनको मतलब बहुत स्टैमिना की ज़रूरत होती है। आपके पढ़ते बच्चे हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए आप हॉर्लिक्स पिला रहे हैं। उन्होंने देखो आपके खुद के बच्चों के साथ एक इमोशन जोड़ दिया ऐड का, कि आपके भी बच्चे हैं, वो भी खेल कूद करते होंगे, सपोज़ हाइट नहीं बढ़ रही है या पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिले। इन्होंने एक इमोशन आपके परिवार का एक सीन क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो भी उस कैटेगरी में लोग होंगे जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे, वो क्या कहेंगे, हाँ यार बच्चों के लिए तो हॉर्लिक्स ही अच्छा है, तो मैं हॉर्लिक्स ले लेती हूँ। तो इन्होंने देखो इमोशन से कनेक्ट कर दिए, है ना, अपने एडवर्टीज़मेंट, अपने सारे प्रचार इमोशन से कनेक्ट कर दिए। रीजनिंग देखो, अब रीजनिंग क्या होती है, कारण। ज़रूरी नहीं आप हमेशा इमोशन से कनेक्ट हो, कई बार कारण होता है। जैसे इंदुलेखा ऑयल, उसका कारण है लोगों का बाल झड़ने रोकता है वो, ठीक है। तो लोग इमोशन से, उनसे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा यूज़ कर रहा है, बड़ा यूज़ कर रहा है। उनका ये मतलब है कि मेरे बाल झड़ते हैं, तो उन्होंने वो रीज़न, कारण दे दिया एक अपनी प्रमोशन को, कि बाल जिसके झड़ रहे हैं भाई वो ये लगाओ। तो वो रीज़निंग उनको पसंद आई, वो उन्होंने उसलिए ख़रीद लिया। तो ये दो का सारी रिसर्च यही कहती है, जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बाइंग को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके इमोशंस को देखो और उनकी रीज़निंग को देखो। यही दो चीज़ हैं जो उनके कस्टमर बाइंग को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इसलिए सारे एड्स देखना आप, जॉनसन्स बेबी में छोटे बच्चे दिखाएंगे, उनकी माँ उन्हें मतलब पैम्पर कर रही है, नहला रही है, पाउडर लग, तो ये सारी चीज़ें देख के अच्छी लगती हैं। तो जो उनके इमोशंस होते हैं वो जागरूक होते हैं कस्टमर के, तो वो किसी और प्रोडक्ट के पहले ये वाला प्रोडक्ट लेने की सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा, अब यही रीज़न्स जो हम अभी बात कर रहे थे, इमोशंस और रीजनिंग कैसे जानी जाए, इसके लिए सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आपके जो होते हैं, यानी कि जो आपको पता है कि मेरे कस्टमर बन सकता है, ठीक है, उनसे आप एक बातचीत स्टार्ट करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यदि वो आपके स्टोर में आते हैं तो, या अगर आप फ़ोन पे भी उनसे बात कर रहे हैं तो भी। और जितनी इन्फॉर्मेशन, एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन पॉसिबल वो निकलवानी है कि आप क्या देख रहे हैं। जैसे सपोज़ कई बार मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम क्या आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ अगर मैंने हाँ बोल दिया तो वो और मेरे से और क्वेश्चन पूछेगा, मैम किस टाइप का लोन देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्या बेनिफिट आप देखना चाहते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आप वो मुझसे पूछने ही लग जाएगा। तो ये वही चीज़ है, जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप कस्टमर से, उतनी इन्फॉर्मेशन निकालो। नेक्स्ट चीज़ है, आप कस्टमर को कैसे मोटिवेट कर सकते हो ख़रीदारी के लिए, कि प्रोडक्ट के उसके फ़ीचर्स और एडवांटेज बताकर कि ये इसकी प्रोडक्ट की खासियत है, आपको पता है ये इतने दिनों तक चलता है, इसके आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ये इसकी ये भी खासियत है, ये ऐसा कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या बता रहे हो, प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बता रहे हो ना, तो इससे भी कस्टमर की बाइंग को आप थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो। जैसे एयरटेल का देखा है आपने, अभी प्लैटिनम कार्ड वाला उसका ऐड आ रहा है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं जिनको लाइन में लगना पसंद नहीं, जिनके पास टाइम ही नहीं है, वो प्लैटिनम का एयरटेल की सिम लें। उसमें ये होगा, प्लैटिनम ज़्यादा चार्जेस होंगे उसके, क्योंकि वो लोग जो बिज़नेस क्लास के लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा पे करने को तैयार हैं, उनसे वेट नहीं होता, उनको अच्छी सुविधा चाहिए। तो एयरटेल ने नया कॉन्सेप्ट निकाला अपना प्लैटिनम का, कि जो मेरे गोल्ड कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, जिनको अच्छी सर्विस चाहिए, वो मेरा प्लैटिनम की सिम लो। उसमें आपको प्रायोरिटी, हर बेस पे प्रायोरिटी मिलेगी आपको, पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स आएंगे। तो ये इस तरीके से है कि आप उसके फ़ीचर्स बता रहे हैं, इसकी प्लैटिनम के फ़ीचर्स क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। लोग आकर्षित हो जाएंगे इससे, तो वो ज़रूर ख़रीदेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ होता है, जैसे कि इस प्रॉब्लम, जैसे में कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले क्वेरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर उसके मन में कोई डाउट हुआ तो वो कभी आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, एक ये पॉइंट रह गया था। नेक्स्ट, आप उसकी बाइंग को कोई चीज़ दिखाकर, डेमो कर आप उसको मतलब कस्टमर को ख़रीदवा सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा है जो मशीन काट, वो कटर्स होते हैं, वेरियस वेजिटेबल कटर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से वेजिटेबल काट रही हैं,
कई बार वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, ऐसे ले लो बोलते तो हम शायद नहीं लेते, लेकिन उन्होंने हमें डेमो करके दिखाया, देखिए कितने अच्छी तरह से ये कट कर रही है, कितने अच्छी तरह से आलू छील रहा है, आलू के चिप्स बन जा रहे हैं। तो जब वो डेमोन्स्ट्रेट करते तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत ईजी है करना, तो हम ख़रीद लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर की बाइंग को मोटिवेट करने का कि कस्टमर ख़रीद लें इसको। प्रोडक्ट की वारंटी पीरियड के बारे में बताना कि इसमें 3 महीने की वारंटी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं कि आप कस्टमर को कैसे प्रेरित करेंगे कि आप ख़रीद लो। मेंटेन कंटिन्यूस रिलेशन, अब कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना, उनसे फीडबैक लेते रहना, तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे बारे में सोचते हैं, हमें जानते हैं, हमारे परवाह करते हैं, तो वो आपसे ही खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आप अपनी सेल को कैसे कैसे कस्टमर्स को और मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दें। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो ताकि कस्टमर आपकी बात सुनने को तैयार हो, आप उनसे तरीके से पोलाइटनेस बात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी बाइंग को अफेक्ट करती हैं। गुस्सा नहीं होना, डू नॉट लूज़ टेम्पर, अपना आपा नहीं खोना है, एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। और कई अन्य सेल्स प्रमोशन टेक्निक का भी यूज़ किया जा सकता है उनके बाइंग डिसीजन को चेंज करने के लिए। तो हमने 10 पॉइंट पढ़े। क्या था इसमें था कि आप किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करते हैं, मनाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीदिए, यानी कि उनकी बाइंग को, उनकी ख़रीदारी को आप अफेक्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये 10 तरीके हैं जिनके द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट उस वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे, एक्वायर नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। थैंक यू।